नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पटेल अपने इस ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फिर अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि संविधान की विशेषता, आज का ये जो टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इससे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या मेरी जो आने वाली वीडियो है उनको समझने में आसानी होगी। कुछ टर्म, कुछ क्वेश्चन काफ़ी हद तक इससे क्लियर होगा। तो उसको समझने के लिए हम आप पढ़ेंगे इसको, संविधान की विशेषता। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों, भारत का क्या हुआ कि विश्व में दो तरह के संविधान बने हैं, एक लिखित रूप से और दूसरा अलिखित रूप से। लिखित संविधान जैसे भारत, अमेरिका ऐसे देशों में है, और अलिखित संविधान ब्रिटेन में है। दोस्तों, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो भारत का संविधान लिखित भी और सबसे बड़ा भी है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब ये संविधान बना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग में थे। फिर अनुसूचियों में 4 बढ़ गए और ये 12 हो गए। साथ ही साथ अनुच्छेदों में ABC करके बढ़ते गए और ये आज 465 हो गए हैं। ऐसे ही नॉर्मली क्रम में 395 ही जानते हैं। इस तरह से यह देखिए, भारत का यह जो संविधान है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है लिखित संविधान का होना और सबसे बड़ा होना। ठीक है मित्रों, आइए अब हम दूसरी विशेषता के बारे में देखते हैं, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। पहले इसको समझिए, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। हमारा जो ये संविधान बना, संविधान में बहुत ऐसे पॉइंट्स रखे गए, अनुच्छेद बनाए गए जो आंतरिक एवं बाह्य बने। आंतरिक का मतलब है जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था उस दौरान भारत शासन के लिए जो शासन लाए गए, स्पेशली भारत शासन अधिनियम 1935, उससे कई पॉइंट्स भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। जैसे आपको पता होना चाहिए, न्यायपालिका से जुड़े हुए पॉइंट्स थे, आपात से जुड़े हुए पॉइंट्स थे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 से डाले गए। और कहा भी जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो स्रोत हैं वह कहाँ से आए, तो वह 1935 भारत शासन अधिनियम के बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि हम कुछ व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से प्राप्त किए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ फ्रांस से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ जर्मनी से और कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ कनाडा से। तो हमने हर देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें लेकर के हम अपने संविधान में समाहित किए हैं। तो यह इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। ठीक है, ये नम्यता और अनम्यता, इसको आप साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, लचीला एवं कठोर। यहाँ तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा, तो लचीला भी है और कठोर भी है। यह एक इसकी विशेषता है। कैसे दोस्तों,
संविधान का लचीला एवं कठोरता से तात्पर्य है संविधान में आने वाले परिवर्तन कि क्या संविधान को बदला जा सकता है, संविधान के प्रावधानों को चेंज किया जा सकता है। अगर किसी संविधान के प्रावधान को बहुत ही आसानी से अगर परिवर्तन कर दिया जा सकता है तो वैसे संविधान को लचीला संविधान माना जाता है। और जब संविधान के व्यवस्थाओं को बदलना बहुत मुश्किल होता है तो उसको हम कठोर संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। जैसे यदि संसद चाहे तो 2/3 बहुमत के साथ संविधान के कुछ प्रावधान को बदल सकता है, तो दोस्तों ये लचीलापन दर्शाता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान यह भी है कि संसद को 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से भी परमिशन लेनी होती है। यह व्यवस्था संविधान संशोधन के कठोर रूप को दर्शाती है। इस तरह से ये दोनों रूप भारतीय संविधान में मौजूद होने के कारण भारतीय संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण कहा जाता है। यानी लचीला एवं कठोर दोनों प्रकार के गुण भारतीय संविधान में मौजूद हैं। अब देखिए, आप ये विशेषता पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको, उसको आप समझिए। विशेषता क्या होता है? विशेषता होता है वास्तव में किसी चीज़ की हो सकती है। जैसे आपके पास एक पेन है, पेन कठोर है, ये जो है काली है, नीली है, रेड है, जो भी कलर की है, ये क्या दिखा रहा है? इसकी विशेषता दिखा रहा है। इससे हम कुछ लिख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को हम व्यक्त कर सकते हैं, तो ये सब इसकी विशेषता है। और जो ये बाहर से दिख रहा है, ये इसका वास्तव में होता है संरचनात्मक विशेषता। उसी तरह से भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अभी तक इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा, ये हम लोग इसकी संरचनात्मक विशेषता में देख सकते हैं कि ये लंबा है, लिखित है, बाहर से लिया गया है, अंदर से लिया गया है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। तो ये 3 चीज़ों का इसको हमने अभी तक समझा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। हाँ, अभी तक जिस टॉपिक को हमने पढ़ा, सबसे लंबा और लिखित संविधान, आंतरिक और बाह्य स्रोत, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। अब तक हमने इन 3 पॉइंट्स को समझ लिया है। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। फिर सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके तहत संविधान के तहत भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है। सबको एक मत मूल्य प्राप्त है और वो जो है आसानी से मत दे सकते हैं। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, वंश का हो, सबको एक मत देने का अधिकार है। ये सार्वभौमिक सबको प्राप्त है, ना तो उसमें लिंग जाति का भेदभाव है। इसके संबंध में आप 2-3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। प्रारंभ में ये 21 वर्ष था, न्यूनतम आयु जब मतदान कर सकते थे। लेकिन दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। ये दोनों पॉइंट्स अब याद कर रख लेंगे हम दोस्तों। पहले 21 था, 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में भी सार्वभौमिक है, लेकिन जो न्यूनतम आयु है वह है 18 वर्ष। अब आते हैं दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यह जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है की व्यवस्था है, यह अमेरिका से ली गई है। हमारा जो न्यायपालिका है वह न तो संसद के अधीन है, वह न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। वह कार्यपालिका और विधायिका को सजग बनाने का भी कार्य करता है। हाल ही में एक वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है दोस्तों,
कि न्यायिक सक्रियता, तो न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई जो चीज़ें आती हैं वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है, सिस्टम है, उसको एक पिरामिडीय संरचना में देख सकते हैं, जिसको एक हरी न्यायपालिका कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह एक सूत्रों में पिरोए गए हैं। ना तो राज्यों में अलग है से न्यायपालिका, ये तो राज्य की न्यायपालिका है, ये केंद्र की न्यायपालिका है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ एक क्रमिक न्यायपालिका है जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक सूत्र में बंधे हुए हैं और वह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। तो एक हरी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली मित्रों ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है कि भारत में संसद है जिसके माध्यम से विधि बनाया जाता है और इसके माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है और तीनों शक्तियों को किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसे अपनाया गया है और यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और यह विशेषता हमने ब्रिटेन से ली है मित्रों। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। पहला है त्रिस्तरीय शासन। दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय शासन है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। इसको समझिए, त्रिस्तरीय शासन का क्या मतलब है। विश्व में जो शासन है वहां पर दो स्तर होते हैं, एक केंद्र और दूसरा राज्य स्तर। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में 3 स्तर के प्रशासन हैं, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में 3 केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन, यह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। इस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। और इसको संवैधानिक राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। इसके संबंध में आपको पता भी होगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हो गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। हम लोग पंथ निरपेक्षता को ही याद रखेंगे। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति का होगा। पंथ निरपेक्षता वर्ड संविधान में इंक्लूड किया गया था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा कई बार इसको धर्मनिरपेक्षता भी लिखा जाता है। वास्तव में हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता इंक्लूड किया गया था। इसे हम बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। फिर एकल नागरिकता। दोस्तों, हमारे संविधान में एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता है और जब अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर राज्य स्तर पर अलग है और देश स्तर पर अलग है। लेकिन भारत में केवल एक प्रकार की नागरिकता है। तो यह एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से ली गई है और भारत के संविधान में भाग 2 में इसको समाहित किया गया है। इसकी यह एक विशेषता हो गई। फिर भाग 3 में आते हैं मित्रों, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार मिलता है। मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे कि भाग 3 में 12 से
35 अनुच्छेद के मध्य हैं। प्रारंभ में 7 थे, अभी 6 हैं। तो ये मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। मित्रों, मौलिक अधिकार को हम लोग अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि यह आप जानते होंगे कि इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मतलब है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, संविधान द्वारा उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप विधि बनाते समय या जनता के संबंध में अगर आप कोई कानून बना रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो इन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आपको दिए गए हैं। फिर यह न्यायालय में वाद योग नहीं है। इन सब चीज़ों को भी इसमें समझेंगे। आइए अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यह बनता है कि प्रारंभ में या मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मित्रों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और वो भारत के नागरिकों को ही इस संविधान के तहत भारत की जनता को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये चीज़ें मौलिक कर्तव्य में हैं दोस्तों। ये सब विशेषताएं चैप्टर वाइज हमारे संविधान में मौजूद हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। अब अगला एपिसोड में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।